देखिए, कोटा के बाद अभी देहरादून में राहुल गांधी जी का ये छात्रों को गूंज के लेकर करके जो बड़ी आंदोलन हुआ, सम्मेलन जो रैली के तौर पर कन्वर्टेड था, और देहरादून से ये एक तरह का छात्रों की समस्या महामारी के तरह फैल गई है। और उसी को लेकर के ये तैयारी बिहार में भी चल रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले भी चर्चा में था कि बिहार में ये छात्रों को गूंज होना है, और उसकी हम लोग जो है अलग अलग तरीके से तैयारियां चल रही है। हालांकि ये छात्रों के गूंज पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे कि केवल छात्र होते हैं और केवल राहुल जी होते हैं, जिसमें किसी भी दल का कोई नाम नहीं लिया जाता, उस नाम पर कोई चर्चा नहीं होती और अपने पार्टी का भी चर्चा नहीं होती। तो ये बिल्कुल न्यूट्रली के तरह ये छात्र का गूंज हुआ है। अभी राहुल गांधी जी जब वहाँ महारैली का आयोजन किया तो लगभग जो उनके छात्रों के मुद्दे थे, मुख्य तौर से ये मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए कि 9 करोड़ अभ्यर्थी प्रत्येक साल जो है अलग अलग एग्जामिनेशन देते हैं और 150 बार पेपर लीक हो चुके हैं, खास करके नीट और इसके। तो उसके लिए ये बड़ी जद्दोजहद है, छात्रों में बहुत असंतोष है, छात्र को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ। तो उसी छात्रों की गूंज को लेकर के राहुल गांधी जी ने बड़ा सम्मेलन किया और महारैली वहाँ से होकर के अलग अलग राज्यों में भी होना है। अभी बिहार के अंतर्गत जो है लगभग 16 जगह अभी एआईसीसी द्वारा निर्धारित पीसी और इंटरेक्शन का कार्यक्रम होना है, जो मुक्त रूप से आपको एक स्कैनर के माध्यम से डिजिटली रजिस्ट्रेशन हो की प्रक्रिया शुरू है। और कई जगह अभी रजिस्ट्रेशन बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर हो चुके हैं, खास करके पूर्णिया में और पटना के ज़िलों में, और ये हर ज़िले से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन के धारदार बनाने के लिए जो ऑनलाइन होगा, उसके लिए 16 जगह लगभग एआईसीसी से आ रहे हैं और उसके बाद इसकी रूपरेखा फाइनल हो गई। लेकिन अभी फाइनल रूपरेखा ये है कि छात्रों के रजिस्ट्रेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा करावें, जैसा कि हम माने कि उस कार्यक्रम में महारैली में केवल छात्र और राहुल गांधी होंगे। मतलब ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो, रजिस्ट्रेशन हुए, रजिस्ट्रेशन तो उसी समय चल रहा है, हमारा कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, कैंपेनिंग चल रहा है। लेकिन चूंकि बिहार में पटना में चुनावी कार्यक्रम है और यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोगों रजिस्ट्रेशन भी स्लो चल रहा है और हमारा जो है कार्यक्रम का भी वेन्यू तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन कार्यक्रम के वेन्यू तब तक नहीं आएगी जब तक ले हम लक्ष्य के रूप में छात्रों के रजिस्ट्रेशन न कर दें। कितने लक्ष्य टारगेट आप लोगों का रखा है? अनलिमिटेड है, उसमें कुछ नहीं। अब जैसे वहाँ तो 2-2.25 लाख हो गए रजिस्ट्रेशन, और इसमें खास बात यह है कि छात्र खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यदि छात्र हिस्सा नहीं लेंगे तो 2-2.25 लाख तो संभव नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। तो इसमें खास बात है कि यहाँ 2.25 लाख है, यहाँ तो यहाँ हमको लगता है कि बढ़ ही जाएगा, बढ़ना लाजमी है, चूँकि स्टूडेंट का हब है पटना और आसपास के इलाकों में। स्कूल में भगवा रंग देखने को मिल रहा है स्कूल की बिल्डिंगों में, और ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का भगवा कलम हो गया, किस तरह से आप? देखिए, अभी मधेपुरा से हमारे एक पूर्वज के परिजनों ने फ़ोन किया था और वो विद्यालय जो है उसको भी भगवाकरण किया। जो हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने ज़मीन दे करके उसको डोनेट किया था, उसमें कॉलेज चल रहा था, कॉलेज का नाम मैं कहेंगे तो अलग से दे दूँगा। तो वहाँ पर भी सरस्वती विद्या मंदिर के नाम पर जो है वहाँ पे बोर्ड भी लग गए और उसका कलर जो है भगवा कलर भी कर दी गई। तो देखिए, ये इसके पीछे 2 ही मकसद है बीजेपी को। एक तो जिस तरह से सरस्वती विद्या मंदिर हर जिला मुख्यालय में हुआ करते थे, तो वहाँ पे शाखा लगती थी उनकी आरएसएस की,
चूँकि बेनामी अब तक ये रजिस्ट्रेशन इस आरएसएस के है नहीं, तो ये उसी तरह से अब सरकारीकरण के जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो विद्यालय और कॉलेज डेवलप हुए हैं उसको एक तरह से अधिग्रहण करके और वो आरएसएस के लिए एक शाखा विद्यालय खोलने का प्रयास कर रहा है। और मुख्य रूप से ये ध्यान भटकाने वाली मुद्दा है, क्योंकि देखिए स्पष्ट है कि बिहार के अंतर्गत शिक्षा की बहुत पोटेंशियल है। हमारे लोग कोटा जा कर के, सूरत जा कर के, दिल्ली जा कर के लोग तैयारी करते हैं, अलग अलग बेंगलुरु में जा कर के आईटी सेक्टर का पढ़ाई करते हैं। तो यदि आप ये व्यवस्था आप बिहार में किए रहते तो बिहार के बाहर जाते नहीं। यदि आप ये भगवाकरण कर रहे हैं तो विशुद्ध रूप से आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी शिक्षा पर बात नहीं करते हो। यहाँ के परीक्षार्थी को जो है कैसे एम्पावर हो, कैसे वो शिक्षा से जुड़ करके मदद करे, आर्थिक रूप से कैसे मदद करे। यहाँ एसटी एससी के लिए जो स्कॉलरशिप थे वो बंद हो चुके हैं। जो स्पेशल अनुदान से के बदौलत सभी वर्गों के स्टूडेंट जो तेज होते थे, मेधावी होते थे, उनके अनुदान जाते थे, वो बंद हो चुके हैं। विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसमें आपको शिक्षक नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, विद्यालय अपने हालत में रोना रो रही है। तो ये करने के बजाय यदि आरएसएस के एजेंडे से आप जब ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर हो चुकी है और अपनी नीतियों से हार चुकी है, अपनी घोषणाओं के से हार चुकी है। इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। सीजेपी की तरफ से किस तरह से देखते हैं, वहाँ पर हालांकि बातचीत के लिए उनको बुलाया गया है। देखिए ये आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी समाज सेवी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के दौर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। गांधी जी के विचारधारा के आधार पर सत्य अहिंसा को ना मानने वाले लोग क्या करते हैं? धरना देते हैं, सत्याग्रह करते हैं। उससे भी नहीं मानते हैं तो भूख हड़ताल करते हैं। आज भूख हड़ताल करने में एक ज़माने में खुद मेरी सरकार जब थी तो हिल जाती थी कि भाई फलाने व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दिया। उसका जीता जागता उदाहरण है इंदिरा गांधी जी। खुद सोनम बागचू का फादर जब आंदोलन किए थे आदिवासी मूवमेंट को लेकर के, तो इंदिरा जी ने उनकी उपवास तोड़वाई थी। तो उपवास एक लोकतंत्र के सबसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और उसमें ये सरकार उपवास करने वाले पे एक नज़र ताकती भी नहीं है, वक्तव्य भी नहीं देती है कि आंदोलन गलत है या सही है, ये भी नहीं बोलती है। तो ये अपने आप में ये दमनकारी के नीति से सरकार दबाना चाहते हैं। आज यदि हम रोड पे प्रोटेस्ट करके चले तो 4 लाठी मार के ऊपर से 10-20 फर्जी केस लाद देंगे कि डर जाओ। आप यदि आंदोलन करते हो तो आपके पीछे कई एजेंसियां लग जाएगी। तो एजेंसियां से अब नहीं हो रही है, तो अब जो है आपको जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों को, साधारण सी बात है कि सरकार जा कर के अपना नुमाइंदा भेज के या आपने बोल करके कहते कि भाई आप तोड़ दो, हम बात मान लेंगे। लेकिन ये भी नहीं, तो सरकार गलत तरीका से चुन के आ गई है, एसआईआर के माध्यम से जो सरकार चुन के आ गई है, तो ये दमनकारी और निरंकुश हो जाती है। और ये अब लोकतांत्रिक तरीका से सरकार चल नहीं रही है। तो जब लोकतांत्रिक तरीका से सरकार नहीं चलेगी तो कैसे होगा? हिटलरशाही होगा। तो हिटलरशाही के बदौलत ये सरकार दबाना चाहती है और हर स्तर पर हर आंदोलनकारी के साथ अलग अलग तरीका से उसको दबाने का प्रयास करती है। उसी का एक कड़ी है। हमारे नेता ने संसद में भी इस मुद्दा को उठाया, छात्रों को मुद्दा खुद लेकर के कोटा में और आपको देहरादून में उन्होंने किया। तो उसी का ये रूप है। और अब देखिए आशुतोष भाई कि जनता आप सब समझ चुकी है और जनता और सारे छात्र
ये आवाज़ उठाने वाला नहीं था कोई। कोई आवाज़ बन के आया तो उनका आवाज़ बन के अब रोड पर आ रहे हैं और सामने से लाठी खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मारो सर, मारो सर। तो ये सीमा अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से बात करके चित करके निपटारा चाहना चाहिए। ये किसान विधेयक बिल का जो विरोध हो रहा था, जिस तरह से इन्होंने तोड़ा, उसी तरह से इसको भी दबाना चाहती है। पिछले दिनों बिहार में नेताओं ने 32-33 नेताओं ने मीटिंग की, उसमें आप नहीं थे, तो क्या माना जाए? एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कई लोग ऐसे हैं, कल हो सकता है कि ये है, लेकिन इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। जिस प्रोटोकॉल में खुद प्रभारी जी उपस्थित हो, यदि अदर होता तो आपका सवाल बनता था, लेकिन यदि प्रभारी जी खुद मौजूद थे तो ये गुटबाजी का संकेत नहीं हो सकता। प्रभारी जी खुद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं और दिल्ली से इंचार्ज हैं। जो जिस कार्यक्रम में या जिस भोज में प्रभारी जी उपस्थित हैं और मैं नहीं उपस्थित हो तो मान लेना चाहिए कि मैं भी उपस्थित हूँ। वंदे भारत को लेकर के सरकार एक नई वंदे मातरम को लेकर के सरकार अब नई कानून पर काम कर रही है और कानून ये होगा कि वंदे मातरम में अगर कोई डिस्टर्ब पैदा करेगा तो 3 साल तक की सजा होगी। देखिए, वंदे मातरम एक ऐतिहासिक गाना है। ये इसके बदौलत ही पूरे देश की आज़ादी लड़ी गई। ये ऊर्जा देने के समान था। अब इस पर भी राजनीति हो तो इसके राजनीति के तो हम नहीं समझ सकते। अब अभी का मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप ये है कि आरएसएस के जो एजेंडा है, जो केवल हिंदुत्व का बढ़ावा देता है और संविधान के विपरीत परिस्थिति में चलने वाली एजेंडा है, हम उस हर चीज़ को आदर करते हैं, चाहे कोई चीज़ हो, कि हमारा तिरंगा झंडा सम्मान का चीज़ है। अब जहाँ तक किसी को राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत से यदि किसी को उसमें राजनीति दिखता है तो राजनीति करने वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है और उसमें बीजेपी आरएसएस माहिर है। देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हम इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन इसलिए करते हैं कि हम अपनी विचारों को, जो आरएसएस और बीजेपी के विपरीत धारा में रहती है, हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आरएसएस और बीजेपी के मूल्यों के और सिद्धांतों के सीधे सीधे विरोध करने रहते। तो मेरे लिए ये सीट इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीतना। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन के शायद सवाल आप करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन में हमारे तरफ से जैसे जैसे उधर से डिमांड होता है, हमारे कई लीडर वहाँ पर जा कर के काम कर रहे हैं। खास करके मेरे जिला अध्यक्ष जो खुद एक समय में उम्मीदवार हुआ करते थे, वो काम कर रहे हैं। मोनन जी काम कर रहे हैं, राठौर जी काम कर रहे हैं, बीच बीच में मदन भैया भी जा कर के काम कर रहे हैं। इसमें सवाल ये नहीं है कि गठबंधन में कौन जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी हमारा वोटर इंटैक्ट है और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट होके खड़े हैं।